वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में डेफिनेशन ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज एंड अंडरटेकिंग्स को डिस्कस करेंगे। ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव और डिटेल्ड डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर। इसके अंदर तीन ऐसे पॉइंट्स मेंशन हैं जिन सिचुएशंस में दो कंपनीज या एक कंपनी और एक अंडरटेकिंग को एसोसिएटेड अंडरटेकिंग कंसीडर किया जाएगा, और उसके बाद चार एक्सक्लूजन्स भी मेंशन है। यानी ऐसी चार सिचुएशन जो कि डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ी होती हैं उनके अंदर कवर हो भी रही हूं, तो उनकी एक्सेप्शन हैं कि उन सिचुएशन में उनको एसोसिएटेड अंडरटेकिंग नहीं समझा जाएगा। तो इनफैक्ट आपको ये डेफिनेशन कोई वन लाइन डेफिनेशन नहीं है कि जी ये एसोसिएटेड कंपनी और ये नहीं है। हमें तीन डेफिनेशन पॉइंट्स और चार एक्सेप्शन पॉइंट्स, तो टोटल 7 पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करना है। और क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट्स टेक्निकल भी हैं तो इनको हम इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स के साथ हर पॉइंट को अलग अलग डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आपको जस्ट डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी है तो सिंपली राइट द होल डेफिनेशन इन वन फ्लो। लेकिन इस वीडियो के थ्रू हम इस डेफिनेशन को याद करने के बजाय एक्सप्लेन करने पर बात कर रहे होंगे कि इसको आपने अप्लाई कैसे करना है, इसको डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो इन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की इंक्लूजन में जो डेफिनेशन है वो ये है कि एसोसिएटेड कंपनीज एंड एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। अच्छा, अब कब एसोसिएटेड कंपनी का वर्ड यूज होगा और कब एसोसिएटेड अंडरटेकिंग का वर्ड यूज होगा, ये भी हम अभी एक जो नेक्स्ट स्लाइड पर अपनी एग्जांपल्स हैं उनके थ्रू आपको क्लैरिफाई करेंगे। मींस एनी टू और मोर कंपनीज और अंडरटेकिंग्स। अब कंपनीज और अंडरटेकिंग्स में क्या फर्क है, देखें डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं। अगर वो बिजनेस कंपनी की वे में रजिस्टर्ड हुआ हुआ है तो वो कंपनीज कहलाएंगे, और अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो बिजनेस तो है लेकिन वो कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हुआ हुआ तो उसको अंडरटेकिंग कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी का सोल ट्रेडर वाला बिजनेस या किसी की पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर के तौर पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो अंडरटेकिंग का पार्टनर कहलाएगा। तो अंडरटेकिंग का जो टर्म यूज हुई है वो यहां पर यूज हुई है इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप, सोल ट्रेडरशिप, यानी कंपनी के अलावा जो दूसरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होती हैं उनके लिए। और अ कंपनी एंड एन अंडरटेकिंग, यानी ये भी हो सकता है कि दो कंपनीज हो, ये भी हो सकता है कि दो अंडरटेकिंग हो, ये भी हो सकता है कि एक कंपनी और एक अंडरटेकिंग हो। इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इन द फॉलोइंग मैनर, नेमली कि एक दूसरे के साथ वो किस वे में कनेक्टेड हो तो उनको एसोसिएटेड समझा जाएगा। और इसके तीन डेफिनेशन पॉइंट्स हैं जिसमें से अभी हम एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, और वो पॉइंट है कि इफ अ पर्सन हु इज द ऑनर और अ पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अंडरटेकिंग, जाहिर बात है ऑनर और पार्टनर का वर्ड यूज हुआ है अंडरटेकिंग के लिए और डायरेक्टर का वर्ड यूज हुआ है कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, और हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू हिज स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन होल्ड्स और कंट्रोल्स शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर इन सच कंपनी और अंडरटेकिंग। असल में अगर देखें तो हाफ सेंटेंस जहां पर है वहां तक चार बातें हुई हैं कि एक ऐसा पर्सन जो ऑनर, पार्टनर, डायरेक्टर या 20% का शेयर होल्डर हो। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में क्या कॉन्सेप्ट है कि थ्रू स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन इज आल्सो। अब ये कनेक्शन क्या है कि वही शख्स क्या है, ऑनर, पार्टनर, डायरेक्टर या 20% का शेयर होल्डर किसी और कंपनी में या अंडरटेकिंग में। तो उन दोनों कंपनीज को, एक ही पर्सन दो जगह इन्वॉल्व है, तो उन अंडरटेकिंग या उन कंपनीज को बेसिकली हम क्या कहेंगे, एसोसिएटेड कंपनीज या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। अच्छा, इसको ये क्योंकि एक डेफिनेशन का जो एक पॉइंट है ये काफी लॉन्ग पैराग्राफ के अंदर आ जाता है जिसके अंदर बहुत सारे फ्रेज हैं, तो इसको जरा इलस्ट्रेट करके समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी अंडरटेकिंग है और एक पर्सन उसमें या तो ऑनर है या पार्टनर है या डायरेक्टर है या 20% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसमें डायरेक्टली का मतलब है कि वो खुद ऑनर है, और इनडायरेक्टली का मतलब है कि उसके स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन। और वही सेम पर्सन किसी और कंपनी और अंडरटेकिंग में ऑनर, पार्टनर, डायरेक्टर या 20% वोटिंग पावर को होल्ड करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों तरफ ऑनर हो। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक पर्सन जो है, लेट्स से हम कहते हैं मिस्टर ए, वो फर्स्ट अंडरटेकिंग के अंदर ऑनर है,
और एक और कंपनी के अंदर वो डायरेक्टर हैं, तो ये भी एसोसिएटेड अंडरटेकिंग बन जाएगा कि सेम पर्सन एक तरफ एक जगह पे ऑनर है और एक जगह पे डायरेक्टर है, तो वो जो दो डिफरेंट बिजनेसेस हैं वो आपस में क्या समझे जाएंगे, एसोसिएटेड समझे जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एक पर्सन है जी मिस्टर बी, वो एक कंपनी में डायरेक्टर हैं और एक फर्म में पार्टनर है, तो वो भी एसोसिएटेड समझी जाएंगी। यानी दोनों जगह पर सेम पोजीशन होना जरूरी नहीं है, इनमें सब में और लगना चाहिए, जो कि लिखा हुआ भी है, और तो एक पोजीशन एक कंपनी और अंडरटेकिंग में है और एक पोजीशन कोई सी एक पोजीशन चार में से उसके पास एक दूसरी कंपनी और अंडरटेकिंग में है, वो सेम पर्सन है, तो फिर वो जो कंपनीज या अंडरटेकिंग हैं वो आपस में एसोसिएटेड कंसीडर होंगी। एक एग्जांपल देखते हैं, बाबर इज अ डायरेक्टर इन एबीसी लिमिटेड एंड ही इज आल्सो ओनर ऑफ मोर देन 20% शेयर ऑफ जेकेएल प्राइवेट लिमिटेड। देखें कि एक तरफ उसके पास ऑनर पार्टनर डायरेक्टर में से ये कंडीशन पूरी हो गई, और बाबर की वाइफ के पास 20% वोटिंग पावर है, तो बेसिकली हम कहेंगे कि इनडायरेक्ट है। यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें वाइफ का नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये इलस्ट्रेशन में वाइफ वाला मेंशन है, तो वाइफ के थ्रू भी हो तो तब भी कंसीडर होगा, क्योंकि डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। तो ये एसोसिएटेड कंपनी समझी जाएंगी। कौन एसोसिएटेड कंपनी समझी जाएंगी? एबीसी लिमिटेड और जेकेएल प्राइवेट लिमिटेड, इनको एसोसिएटेड समझा जाएगा। हालांकि देखें, इनका कोई डायरेक्ट आपस में कनेक्शन नहीं है, इन दोनों का कनेक्शन किसके साथ है? बाबर के साथ। तो बाबर की वजह से एबीसी लिमिटेड और जेकेएल प्राइवेट लिमिटेड एसोसिएटेड कंपनीज कंसीडर होंगी। अब एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं जिसमें हम एसोसिएटेड कंपनी के कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को, इसी डेफिनेशन के पॉइंट को देखते हुए, लेकिन ये भी डिस्कस करते हैं कि एसोसिएटेड कंपनीज और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स में क्या फर्क है। तो एग्जांपल हम लेते हैं, आजम इज अ डायरेक्टर इन एबीसी लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर, एंड ही इज आल्सो अ डायरेक्टर इन डीईएफ लिमिटेड। तो दोनों में डायरेक्टर है, एक में डायरेक्टर एक में 20% वोटिंग पावर होती तब भी एसोसिएटेड हो जाती, लेकिन इस वजह से कि दोनों में एक कॉमन डायरेक्टर है उसकी वजह से ये एसोसिएटेड कंपनी समझी जाएगी। फर्दर सिनेरियो में हम देखते हैं कि आजम इज आल्सो अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म नेम्ड जीएचआई एंटरप्राइजेस। अब जीएचआई एंटरप्राइजेस एक कंपनी नहीं है बल्कि एक अंडरटेकिंग है, क्योंकि कंपनी के अलावा जो बिजनेसेस हैं उनको हम अंडरटेकिंग्स कहते हैं। तो जीएचआई एंटरप्राइज जो है वो क्या है? अंडरटेकिंग, और आजम वहां पे पार्टनर है। तो सेम पर्सन अगर एक कंपनी में डायरेक्टर हो और एक और पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर हो, तो तब भी वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं और एसोसिएटेड कंपनी समझा जाता है। तो अब इनके लिए टर्म यूज होगी कि एबीसी लिमिटेड, डीईएफ लिमिटेड और जीएचआई एंटरप्राइज, ये क्या हैं? ये एसोसिएटेड अंडरटेकिंग है। तो ये तीनों क्यों कनेक्टेड हैं? ये कनेक्टेड हैं आजम की वजह से। तीनों में कॉमन क्या है? आजम। तो इनको अंडरटेकिंग्स कहा जाएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि देखें, जब तक दो कंपनीज थी तो हमने टर्म यूज की एसोसिएटेड कंपनीज की, लेकिन जब एक पार्टनरशिप इन्वॉल्व हो गई तो फिर हमने टर्म यूज की एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स की, क्योंकि अंडरटेकिंग के अंदर तमाम बिजनेस आ जाते हैं, कंपनी वाले भी और कंपनी के अलावा वाले भी। जब तक कंपनीज हो तो एसोसिएटेड कंपनीज की टर्म सूटेबल है, जब कंपनीज के अलावा और बिजनेस भी आ जाए तो सबको कंपनीज कहना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, फिर एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स कहना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, जब तीन इन एंटिटीज का हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसको हम एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स कह रहे हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन का एक पॉइंट कवर हुआ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेशन का जो हमने अभी तक पॉइंट कवर किया वो 1 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, इफ द कंपनीज और अंडरटेकिंग्स आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल और वन इज द सब्सिडरी ऑफ अनदर। तो इसमें देखें दो सिनेरियो हैं।
कि कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल होना चाहिए या सब्सिडरी वाला रिलेशनशिप होना चाहिए। तो ये सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा, इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एबीसी लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी ऑफ डीएफ लिमिटेड एंड केएलएम लिमिटेड। अब ये सिनेरियो है कि एबीसी लिमिटेड की दो सब्सिडरीज हैं। पहली सब्सिडरी का नाम है डीईएफ और दूसरी सब्सिडरी का नाम है केएलएम लिमिटेड। अब अगर हम पहले सब्सिडरी वाले पॉइंट को लेट से देखते हैं, तो डीएफ लिमिटेड क्यों एसोसिएटेड है? क्योंकि ये सब्सिडरी है। उसके बाद केएलएम लिमिटेड, ये भी एसोसिएटेड है क्योंकि ये भी सब्सिडरी है। और क्या डीईएफ लिमिटेड और केएलएम लिमिटेड, इनका आपस में रिलेशन क्या है? ये भी आपस में एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि ये अंडर कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल है। दोनों का जो कंट्रोल है वो कौन कर रही है? होल्डिंग कंपनी एबीसी लिमिटेड। दोनों की, डीईएफ लिमिटेड हो या केएलएम, दोनों को कौन मैनेज कर रहा है? दोनों को कौन कंट्रोल कर रहा है? एबीसी लिमिटेड। तो कॉमन कंट्रोल हो गया, कॉमन मैनेजमेंट हो गई। तो इस वजह से डीईएफ और केएलएम ये भी आपस में एसोसिएटेड कंसीडर होंगी। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट कवर हो गया। तो डेफिनेशन के दो पॉइंट कवर करने के बाद थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। इफ द अंडरटेकिंग इज मुदारबा मैनेज्ड बाय द कंपनी। अच्छा, अब यहां पे जो है वो मुदारबा का कॉन्सेप्ट, कि मुदारबा होता क्या है, वरना कॉन्सेप्ट तो बड़ा आसान है कि जी एक कंपनी और उसका मुदारबा वो आपस में एसोसिएटेड होंगे। लेकिन हमें यहां पर ये समझने की जरूरत है कि मुदारबा क्या होता है, मुदारबा वाली कंपनी क्या होती है। तो उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मुदारबा की अगर हम डेफिनेशन पे बात करें, जनरल डेफिनेशन, तो वो है कि मुदारबा एक इस्लामिक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। इनफैक्ट ये जो इस्लाम में जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं मिलकर बिजनेस करने के, उसमें एक मुशारका है जो कि पार्टनरशिप जैसी चीज़ है मुकम्मल तौर पर, और एक मुदारबा का कॉन्सेप्ट है। मुदारबा का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक जो पार्टी है वो पैसे लगाती है, दूसरी पार्टी अपनी स्किल लगाती है, उससे वो बिजनेस करते हैं, और बिजनेस से जो फिर उनके पास प्रॉफिट आता है उसको वो आपस में शेयर कर लेते हैं। तो एक का पैसा होता है, एक की स्किल होती है, और वो उसकी बेसिस पर चल रहे होते हैं। तो मुदारबा इज एन इस्लामिक फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अ सेटअप क्रिएटेड इन ऑर्डर टू इंश्योर इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग। तो इस्लामिक वे ऑफ फाइनेंसिंग है, इस तरीके से देखें, जिसके पास स्किल होती है उसको किसी दूसरे आदमी से पैसा मिल जाता है और दोनों प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट के बजाय प्रॉफिट के ऊपर काम हो रहा होता है। इसके लिए पाकिस्तान में एक लॉ है, मुदारबा एंड मुदारबा फ्लोटेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1980। उसके मुताबिक आप मुदारबा का काम जो है वो डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मुदारबा के लिए एक मैनेजमेंट कंपनी बनानी पड़ती है, जिसे मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी एस्टैब्लिश्ड एज अ पब्लिक कंपनी विच इज लाइसेंस टू फ्लोट मुदारबाज विच आर सेपरेट लीगल एंटिटीज। यानी एक कंपनी बनती है जो मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी होती है, जो स्किल यूज करती है, वो फिर अपने प्रोजेक्ट्स शुरू करती है। डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हर प्रोजेक्ट को आप मुदारबा कह सकते हैं। यानी एक प्रोजेक्ट एक मुदारबा, और एक जो मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी होती है उसके एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो एक से ज्यादा मुदारबाज भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं कि वो उस मुदारबा का जो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उसमें वो अपनी स्किल लगाते हैं। पब्लिक जो है वो उससे कहते हैं कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा आ जाता है, वो अपनी स्किल लगाते हैं, उससे इन्वेस्टमेंट्स दूसरी चीज़ें करते हैं, और वो करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो शेयर कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने पैसा लगाया होता है उनको भी कुछ प्रॉफिट मिल जाता है, और वो जो मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी चला रही होती है उस मुदारबा के प्रोजेक्ट को, जो स्किल अपनी अप्लाई कर रही होती है, उनको भी प्रॉफिट मिल जाता है। तो काम यूं होता है कि एक मुदारबा कंपनी होती है, एक उनका प्रोजेक्ट होता है मुदारबा, जो कि एक से ज्यादा प्रोजेक्ट भी हो सकता है। और लॉ सिंपली ये कह रहा है कि मुदारबा कंपनी और मुदारबा जो है वो आपस में एसोसिएटेड कंसीडर होंगे। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है नेशनल बैंक मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, NBMMCL। अच्छा, ये मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी है, जैसे इसके नाम में भी आ रहा है। वैसे नाम में ना भी लिखा हो और वो रजिस्टर्ड हो मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर तो वो हो सकती है, लेकिन इन्होंने तो अपने नाम में भी लिखा कि ये मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी है। और NBMMCL एक प्रोजेक्ट चलाती है जिसका नाम फर्स्ट नेशनल बैंक मुदारबा FNBM। तो ये जो मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी है और मुदारबा है, ये आपस में एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स कंसीडर होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली थर्ड पॉइंट के अंदर कवर होता है।
तो अब डेफिनेशन के 3 पॉइंट्स कवर हो गए कि इन 3 सिचुएशंस में हमने 2 कंपनीज को या एक कंपनी और अंडरटेकिंग को एसोसिएटेड कंपनीज या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स कंसीडर करना है। अब हमने इसकी एक्सेप्शंस या एक्सक्लूजन्स को डिस्कस करना है कि वो कौन सी सिचुएशन है जहां पे ये जो डेफिनेशन है ये अप्लाई हो भी रही हूं तो भी हम उनको एसोसिएटेड अंडरटेकिंग या एसोसिएटेड कंपनीज नहीं समझेंगे। तो वो एक्सेप्शंस अब डिस्कस करने की तरफ चलते हैं। तो लॉ कहता है कि हाउएवर फॉलोइंग डायरेक्टरशिप्स और शेयर होल्डिंग्स शैल नॉट बी कंसीडर्ड while ascertaining the status of companies to be associated। तो यानी ये एक्सेप्शंस हैं जिनको एसोसिएट के स्टेटस के लिए आपने कंसीडर नहीं करना, जिसमें पहला पॉइंट है कि डायरेक्टरशिप ऑफ अ पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ नॉमिनेशन बाय द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच गवर्नमेंट। तो जहां पर कोई पर्सन डायरेक्टर बना है क्योंकि उसे फेडरल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया था थ्रू मिनिस्टर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया था, या किसी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने नॉमिनेट किया था जो कि गवर्नमेंट का ओन्ड एंड कंट्रोल्ड है, तो फिर हम उनको आपस में एसोसिएटेड नहीं समझेंगे। अब इसको एग्जांपल से कवर करते हैं। अदील इज द डायरेक्टर इन एबीसी लिमिटेड एंड ही हैज आल्सो बीन नॉमिनेटेड एज डायरेक्टर इन एक्सवाईजी लिमिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो 2 कंपनी है, एबीसी लिमिटेड और एक्सवाईजी लिमिटेड। एक में वो डायरेक्टर है लेट्स से अपनी शेयर होल्डिंग की वजह से, अपने वजह से, लेकिन एक्सवाईजी लिमिटेड में वो डायरेक्टर है गवर्नमेंट की वजह से। हालांकि एक पर्सन अगर 2 डिफरेंट कंपनीज में डायरेक्टर हो तो वो कंपनीज आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं और उनको हम एसोसिएटेड समझते हैं। लेकिन यहां पे क्योंकि अदील की डायरेक्टरशिप गवर्नमेंट की वजह से है तो इनको एसोसिएटेड कंपनीज नहीं समझा जाएगा। ये एक्सेप्शन है कि जहां पे डायरेक्टरशिप किस वजह से हो, गवर्नमेंट की नॉमिनेशन की वजह से हो, तो वहां पे एसोसिएटेड का स्टेटस क्रिएट नहीं होगा। तो ये हमारी पहली एक्सेप्शन डिस्कस हो गई। अब हम दूसरी एक्सेप्शन की तरफ चलते हैं। तो पहला पॉइंट कवर होने के बाद अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा है कि डायरेक्टरशिप ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कि अगर कोई शख्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट हुआ है तो उसकी डायरेक्टरशिप की वजह से भी एसोसिएटेड का स्टेटस क्रिएट नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। साइमा इज डायरेक्टर इन एबीसी लिमिटेड एंड शी इज आल्सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड इन एक्सवाईजी लिमिटेड। तो देखें एक सेम पर्सन है जो कि दोनों तरफ डायरेक्टर है और कॉमन डायरेक्टरशिप से एसोसिएटेड का स्टेटस क्रिएट हो जाता है, लेकिन क्योंकि इनमें से एक कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला स्टेटस है तो इसकी वजह से ये दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंसीडर नहीं होंगी। तो ये हमारी दूसरी एक्सेप्शन आ गई कि जिसमें अदरवाइज 2 कॉमन डायरेक्टर से क्योंकि एसोसिएटेड का स्टेटस बनता है लेकिन इसमें नहीं बनेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। शेयर्स ओन्ड बाय नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट का कोई बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी एक किस्म का म्यूचुअल फंड है जो लोगों से पैसा लेता है, गवर्नमेंट ओन्ड है ये नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ये पैसा फिर आगे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक्चुअली नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी एक किस्म का पब्लिक और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। तो लॉ ने ये एक्सेप्शन दी कि जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उनकी कॉमन शेयर होल्डिंग की वजह से 2 कंपनीज को एसोसिएटेड नहीं समझा जाएगा। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को भी इसलिए निकाला गया और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ओन्ड है उनको भी निकाला गया क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो एनआईटी जब वो गवर्नमेंट ओन्ड है तो वो 2 कंपनीज को आपस में जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होंगे, वहां तो गवर्नमेंट है, पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट है। तो एग्जांपल हम देखते हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एनआईटी ओन्स 25% शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड एंड 30% शेयर्स इन एक्सवाईजी लिमिटेड। वैसे तो हमने पढ़ा है कि एक पर्सन अगर 2 कंपनीज में 20% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग रखता हो, 20% से ज्यादा वोटिंग पावर हो तो वो एसोसिएटेड कंपनीज होती हैं। लेकिन जहां पे एनआईटी जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ओन्ड और कंट्रोल्ड हो, वो इन्वॉल्व हो, तो उनको एसोसिएटेड अंडरटेकिंग नहीं समझा जाएगा। तो यहां पर भी एक्सेप्शन अप्लाई होगी और इनको हम एसोसिएटेड अंडरटेकिंग कंसीडर नहीं करेंगे, ये एसोसिएटेड कंपनीज कंसीडर नहीं होंगी। फिर हम अपनी लास्ट एक्सक्लूजन की तरफ चलते हैं। 3 पॉइंट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं 4th पॉइंट पे
कि शेयर्स रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी वेयर सच शेयर्स आर नॉट बेनिफिशियली ओन्ड बाय सेंट्रल डिपॉजिटरी। सेंट्रल डिपॉजिटरी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें कंपनीज अपने शेयर रजिस्टर्ड करवा देती हैं, तो उनको बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि उनके पास एक तो शेयर्स के फिजिकल जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको रखने का प्रॉपर इंतज़ाम होता है, ऐसी स्टोरेज होती है जहाँ पे पेपर और दूसरी चीज़ें ख़राब नहीं होती। दूसरा, इनके पास आईटी का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें ये शेयर होल्डर्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं, तो उसके थ्रू शेयर ट्रांसफ़र करना इलेक्ट्रॉनिकली बहुत आसान हो जाता है। तो मोस्टली लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो अपने शेयर सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड करवा देती हैं और उसके बाद उनके शेयर होल्डर्स को ये आसानी हो जाती है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में जब उन्हें शेयर्स में ट्रेड करना होता है तो वो सेंट्रल डिपॉजिटरी के थ्रू करते हैं। तो बजाय इसके कि उन्हें फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को हैंडल करना पड़े, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के थ्रू शेयर्स की जो ट्रेडिंग है वो बहुत आसान हो जाती है। अब सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी को शेयर्स अमानत के तौर पर रखवाए जाते हैं, वो बेनिफिशियली ओन नहीं कर रहे होते, नॉट बेनिफिशियली ओन। बेनिफिशियली ओन का मतलब होता है कि अगर मैं एक चीज का बेनिफिशियल ओनर हूं तो इसका मतलब है कि उसका जो फायदा या नुकसान है वो भी मुझे हो रहा है, तो ये बेनिफिशियली ओन्ड होता है। एक ये होता है कि मैंने किसी चीज को ओन किया हुआ है लेकिन उसका बेनिफिशियरी कोई और है, जैसे सीडीसी ने जो शेयर्स रखे हुए होते हैं उसका बेनिफिट, उस पर डिविडेंड सीडीसी को नहीं मिल रहा होता, उस पर जो डिविडेंड है वो रेलिवेंट शेयर होल्डर्स को मिल रहा होता है जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ होता है। तो सीडीसी ने तो सिर्फ उनको अपने नाम पर इसलिए रजिस्टर्ड किया हुआ होता है कि वो उनकी सेफ कस्टडी कर सकें और उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। तो जब ये वाला सिनेरियो होगा तो उसमें भी कंपनीज के दरमियान एसोसिएटेड का रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा। तो अगर हम एक एग्जांपल से इसको कवर करते हैं कि एबीसी लिमिटेड और एक्सवाईजी लिमिटेड दोनों सीडीसी के साथ रजिस्टर्ड है। अब सीडीसी के पास इन दोनों कंपनीज के बहुत सारे शेयर हैं, लेट्स से इवन 100% शेयर हैं दोनों के, लेकिन सीडीसी उनको बेनिफिशियली ओन नहीं कर रहा। ये सिर्फ सीडीसी के शेयर इनके पास क्यों है? ताकि उन शेयर का इजी ट्रांसफर हो सके। तो इन दोनों कंपनीज को आपस में एसोसिएटेड कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये हमारी 4 एक्सेप्शन है। तो जब आपसे पूछा जाए कि एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन लिखें तो आपको देखें 3 डेफिनेशन पॉइंट और 4 एक्सेप्शंस लिखनी होंगी। लेकिन अगर किसी सिनेरियो में आपको आइडेंटिफाई करना पड़े कि ये 2 कंपनीज या अंडरटेकिंग्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं या नहीं, तो आपने जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं इनका कॉन्सेप्ट इस तरीके से अप्लाई करना है और देखना है कि वो एसोसिएटेड कंपनीज हैं या नहीं। इस डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस है सेक्शन 199 के साथ जिसका टाइटल है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज और अंडरटेकिंग। और उसमें देखें जब भी आप एक कंपनी कहीं इन्वेस्टमेंट करती है तो हमें चेक करना होता है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड कंपनीज में हुई है तो उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फॉलो होंगी, और एसोसिएटेड कंपनी के अलावा हुई है तो फिर उसकी उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है और वो सिंपल इन्वेस्टमेंट जो है उसका प्रोसीजर होगा। तो प्रोसीजर पे फर्क पड़ जाता है, इसलिए एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।